हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व इतिहास का सेशन कंप्लीट सेशन होने वाला है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इस सेशन को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज हम विश्व इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। विश्व इतिहास का कंप्लीट सेशन होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। पूर्ण जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। ठीक है, पूर्ण जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के महान कवि दांते। इटली के महान कवि कौन थे? दांते। ये जो है इसका जीवन काल 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ। तो क्योंकि देखो, इटली का जो महान कवि था दांते, उसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर में। इसीलिए जो है इसको मतलब कहा जाता है कि पूर्ण जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा में, कौन भाषा में? लैटिन भाषा को छोड़कर, दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा, कौन सा है? टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। उसके बाद है दांते के बाद पूर्ण जागरण की भावना का प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रोक था। दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दांते के बाद जो दूसरा व्यक्ति था पूर्ण जागरण की भावना पैदा करने वाला, वो था पेट्रोक। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पेट्रोक का किस चीज़ का संस्थापक, मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। मानववाद। इसके बाद है इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। देखिए, कहानीकार जो बोकेशियो है उसकी डेकोमेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। बोकेशियो किस चीज़ की रचना किया है? डेकोमेरॉन की रचना किया है। और इटालियन गद्य के जनक किसको कहा जाता है? बोकाशियो कहा जाता है। फिर जो है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी, कहाँ थे? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। उसके बाद है मैकियावेली के मैकियावेली का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? द प्रिंस, जो राज का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। द प्रिंस किसके द्वारा लिखा गया? मैकियावेली के द्वारा, जो राज का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। पूर्ण जागरण की भावना को पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार कौन है? लियोनार्दो द विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल। तो पूर्ण जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार तीनों जो है इटली के कलाकार है, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। मतलब इसके पास बहुत सारी प्रतिभा थी, इसलिए इसको कहा गया कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। ये चित्रकार भी थे।
लियोनार्डो, देखिए इसके बाद है लियोनार्डो द विंची द लास्ट सफ़र। द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। तो लियोनार्डो द विंची किस लिए प्रसिद्ध है? द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक 2 पेंटिंग्स जो है लियोनार्डो द विंची लिखा है। द लास्ट सफ़र और मोनालिसा का चित्रण दोनों ने किया है, लियोनार्डो द विंची ने किया है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। फिर देखिए माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। अब इनके द्वारा क्या कृतियाँ की गई है? द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन जो है माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। सिस्तान है, सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। तो मेडोना का जो चित्र है वो जीसस क्राइस्ट की माता का है, उसको कहा गया मेडोना। मेडोना के चित्रकार कौन था? राफेल। पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है जियाटो को माना जाता है। पूर्ण जागरण काल में का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। जो निबंध लिखता है उसे निबंधकार कहते हैं। तो पूर्ण जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। पूर्ण जागरण का काल देखिए शुरू हुआ कब से? 1260 से 1321 ईस्वी, जैसे कार्यकाल है दांते का। तो दांते जब जो है मतलब कि पूरी तरह से जवान हो गया और ये बहुत बड़ा मतलब कि अथी बना काव्य, जैसे कि टस्कन जब डिवाइन कॉमेडी लिखा, इसमें जो है इसी से एक तरह की इसका शुरुआत माना जाता है। जैसे 1260 के बाद से ही पूर्ण जागरण काल का शुरुआत माना जाता है। द लास्ट जजमेंट, इसके बाद देखिए हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। तो हॉलैंड के कौन थे? इरास्मस। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से, मतलब कि व्यंग्यात्मक ढंग से व्यंग करना, समझ रहे हैं ना? तो इसमें व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म के कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ के बारे में प्रहार किया गया है, पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म के कुरीति। तो इसमें पूछा जाएगा कि द प्रेज ऑफ फॉली किसके द्वारा लिखा गया है? तो इरास्मस द्वारा लिखा गया है। हॉलैंड के ये कवि थे। इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर थे। उसने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्रण प्रस्तुत किया है। आदर्श समाज का चित्रण किस बुक में किया गया है? थॉमस मूर द्वारा यूटोपिया में। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया? तो मार्टिन लूथर किंग ने किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। शेक्सपियर जो इंग्लिश के महान कवि हैं, वो जो है इंग्लैंड के थे, और रोमियो एंड जूलियट इसी के द्वारा लिखा गया। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। देखिए इंग्लैंड के ही रोजर बेकन है। अब कहता है ये आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड के रोजर बेकन को। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने किया।
पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। ये जो है 2022 का अपडेटेड लूसेंट है। तो पुराना वाला सब 1 साल 2 साल पहले का जो भी है वो सब ठीक नहीं है, वो उसमें बहुत कुछ मतलब एलिमेंट नहीं दिया गया है, और इसमें जो भी तड़वा मड़ा छूटा है इसमें इसको अपडेटेड किया गया है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने किया। मतलब कोपरनिकस जो है कहाँ का था? पोलैंड का। इसी ने कहा था कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, मतलब जो कि गलत था। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। देखिए गैलीलियो, इसका मतलब गैलीलियो भी गलत था, क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं है, सौरमंडल का केंद्र तो सूर्य है। जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, देखिए जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसे केपला या केपलर कहते हैं, ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए आगे देखिए न्यूटन के बारे में अब जानिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया, तो जानते ही होंगे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। 16वीं सदी मतलब 1500 के बाद। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो है कौन था? मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया था। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। और जानते हैं कि जर्मनी के था, इसने बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत देखिए इंग्लैंड में हुई है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर है, यहाँ कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ है। इसके अनुयायी को लो लॉर्ड्स कहते थे। मतलब जॉन विक्लिफ के जो अनुयायी थे वो अपने अनुयायी को लो लॉर्ड्स कहते थे। ये धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अमेरिगो वेसुपुस्सी, इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। मतलब अमेरिगो वेसुपुस्सी जो कि इटली का था, इसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी कौन किया था? मैगलन जो कि पूरा थी समुद्र के चक्कर लगाया था, तो ये मैगलन था जो कि प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। समुद्री मार्ग, देखिए समुद्री मार्ग से पूरा विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। पूरा विश्व का चक्कर लगा दिया समुद्री मार्ग से मैगलन। और मैगलन क्या कर दिया? इसी चक्कर ही लगाते लगाते जो है प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत महासागर रख दिया। स्पेन का था। अब आइए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में देखिए अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासन काल में डाली गई। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन जिस समय मतलब कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव पड़ा, मतलब कि जब शुरुआत हुआ था, तो उस समय जेम्स प्रथम जो है वहाँ का इंग्लैंड का शासक था। ठीक है, और जब अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन मतलब हुआ था, उस समय जो है शासक कौन था इंग्लैंड का? जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन जो है अमेरिका के मूल निवासी थे। ठीक है, मतलब मूल जनजाति जो था न, वो रेड इंडियन था अमेरिका का। ये सब जो ब्रिटिश का पहले ब्रिटिश वाला सब जैसे भारत में आया, बहुत सारा जगह का अपना अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापना किया, उसी तरह से अमेरिका में भी जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम ने रखी। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय जॉर्ज तृतीय था। तो जॉर्ज तृतीय जो था, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था? देखिए अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। तो
1776 ईस्वी को मिली, तो इस समय तक जो है जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का शासक था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक आधार मतलब नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। मतलब जो प्राकृतिक अधिकार है लोगों का, वही जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का सिद्धांत का आधार था। तो यही लिखा गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार मतलब नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। तो अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। स्वतंत्रता युद्ध किस संधि, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ 1783 ईस्वी में। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेश की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। मतलब पेरिस की संधि के तहत ब्रिटेन वाले ने जो औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापना किया था 13 का, वो सारी के सारी जो है मतलब कि कहा कि स्वतंत्र स्वीकार कर ली कि मतलब ये सारे उपनिवेश जो है अब मेरे अधीन नहीं रहा। ये सारे उपनिवेश जो है स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। मतलब कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध साथ दिया था। तो इसमें कौन नेतृत्व कर रहा था? लफायते अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लफायते नेतृत्व करता था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस समय इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड का था ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों को व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 1767 ईस्वी के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 वर्षों का युद्ध 56 से 63 ईस्वी तक हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। इन जो है मतलब ये जो 2 संस्था बनाया था, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां, इनका काम जो है सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करना था। 1776 में थॉमस पेन ने की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। थॉमस पेन जो है कॉमन सेंस का रचयिता है, 1736 में प्रकाशित हुआ। इसमें जो है अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। राइट्स ऑफ मैन बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? दैट इज थॉमस पेन। कॉमन सेंस भी 1776 में प्रकाशित हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि प्रथम वहाँ के राष्ट्रपति थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। मतलब 3 साल पहले 1776 में इसका आज़ादी हुआ 4 जून को। उससे 3 साल पहले जो है बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी। इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि प्रारंभ हुआ। जैसे
भारत में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रारंभ माना जाता है, उसी प्रकार जो है यहाँ से मतलब बोस्टन टी पार्टी से स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। और सैमुअल एडम्स ने ही क्या नारा दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया शहर में एक महासम्मेलन आयोजित किया गया, महादेशीय, इसी को महासम्मेलन कह सकते हैं, आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों को विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। ठीक है, जो ब्रिटिश कानून बनाती थी वो 1774 में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि ने मतलब किस शहर में, फिलाडेल्फिया शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया, उसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना ने मतलब कि 3 साल के अंदर जो है सारा घटना घट गया। बोस्टन टी पार्टी हुआ, उसके बाद सारा उपनिवेश 13 जो उपनिवेश एक्टिवेट हो गया, उसके प्रतिनिधि सम्मेलन करने लगे और मतलब कि ब्रिटिश सेना और उपनिवेशियों के बीच में जो है संघर्ष वगैरह होने लगा। मतलब कि विभिन्न प्रकार के 3 साल के काम होने लगा और 3 साल के बाद जो है बोस्टन टी पार्टी के 3 साल के बाद मतलब 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हो गया। देखिए अमेरिका को स्वतंत्र होने में कितना जल्दी समय लगा। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेकिन्स गठन में प्रथम संघर्ष हुआ। कहाँ प्रथम संघर्ष हुआ? ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच, लेकिन्स गठन। ठीक है, इसके बाद देखिए अब 4 जुलाई 1776 ईस्वी को तो ये आज़ाद हो गया था। अब देखिए 4 जुलाई 1776 ईस्वी में वही शहर में फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। थॉमस जेफरसन मतलब तैयार किया था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। पहला सम्मेलन फिलाडेल्फिया में ही हुआ, किसके द्वारा? सभी उपनिवेशियों के प्रतिनिधियों द्वारा। इसी में देखिए कानूनों का विरोध हुआ और व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ। दूसरा सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्रह जो है 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। ठीक है, प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? प्रजातंत्र की स्थापना अमेरिका में। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। प्रजातंत्र को ही आधुनिक गणतंत्र मतलब अमेरिका को ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी मतलब सेकुलरिज्म जो हमारे संविधान में, भारत संविधान में धर्मनिरपेक्ष देखते हैं, उसका सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ स्थापना। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रथम लिखित संविधान कब लागू हुआ अमेरिका में? 1789 ईस्वी में, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 93 तक यहाँ पर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बोलते हैं, यहाँ पर गवर्नर रहा था भारत में, जो कि अब देखिए यही आदमी जो है सरेंडर किया था 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख। आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। देखिए वहीं पर ये जो है समर्पण कर दिया। वहाँ से जब मतलब आज़ाद हो गया तो ये भारत में साला आया था अपना काम निकालने के लिए। सब जो है ब्रिटिश वाले इसी प्रकार के थे। वहाँ इधर उधर हटाया तो इधर आ गया। देखिए आगे क्या है। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकार की घोषणा की। मतलब कि अब देख रहे हैं कि
हमारा संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है? समानता भी है भाई, हमारा भी समानता यही से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। तो यहाँ पर जो क्या करा है कि अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात मतलब गुलामों के आयात को 1808 में अवैध घोषित किया गया। अमेरिका में पहले दास का आयात होता था जिसको 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया। 1808 अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? 1860 में। अमेरिका में पहला राष्ट्रपति अमेरिका का था जॉर्ज वाशिंगटन, और जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक तरह का नायक था। वो राष्ट्रपति अमेरिका के अब्राहम लिंकन 1860 में बने। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक है और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। दासता मतलब गुलामी एक तरह का, जैसे कि 1806 में क्या हुआ, दास के आयात को बंद कर दिया। तो अमेरिका भी एक पूरा देश है, तो उसमें उसका दक्षिणी जो राज्य था दासता के समर्थक था एवं उत्तरी जो राज्य था उसके विरोधी थे। 1861 में 12 अप्रैल 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हो गया। तो अमेरिका के गृह युद्ध का जो शुरुआत जो है कहाँ से हुआ? दक्षिणी कैरोलिना राज्य से। और इसी युद्ध के फलस्वरूप मतलब कि जब शीत युद्ध जो गृह युद्ध है इसके ही जब हुआ, इसके फलस्वरूप होने का क्या कारण था कि उत्तरी राज्य दासता का समर्थक था और मतलब कि दक्षिणी राज्य जो है दक्षिणी राज्य समर्थक था, उत्तरी राज्य विरोधी था दासता के। तो गृह युद्ध 1861 ईस्वी में शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि गृह युद्ध का शुरुआत जो है हुआ था कैरोलिना राज्य दक्षिणी कैरोलिना राज्य में अमेरिका में हुआ था। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हो गया। मतलब गृह युद्ध हुआ जिसका परिणाम दास प्रथा का अंत निकला। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, मतलब ख़त्म किया। 1863 ईस्वी को घोषित हो गया। इसी ने नारा दिया था कि प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किंस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 1865 ईस्वी में की। तो ये जो है कब बना जो है अमेरिका का राष्ट्रपति? 1860 ईस्वी में। और 5 साल के बाद जो है 1865 में जॉन विल्किंस ब्रूस ने इसका हत्या कर दिया। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति, देखो पूर्ण रूप से गृह युद्ध की समाप्ति 1865 ईस्वी को हुई। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध का समाप्ति पूर्ण रूप से कब हुई बच्चा? तो 1865 ईस्वी को हुआ। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना से हुई और इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। दास प्रथा का अंत 1863 ईस्वी में अब्राहम लिंकन ही ने कर दिया था 1 जनवरी को। लेकिन गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई है। अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक है तड़ित चालक की खोज भी किया था। तो यहाँ पर देखो अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, जबकि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका स्थापना मैडम ब्लैटवात्स्की ने किया था। अब आइए ख़त्म हो गया वो फ्रांस की राजक्रांति में। आइए फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। ठीक है, लुई 16वां, इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, मतलब कि लुई 16वां के शासनकाल में सीधा जानना है कि फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई?
तो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देख लीजिए, क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारागृह मतलब कि जेल को फाटक को तोड़कर 1789 ईस्वी में 14 जुलाई को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। उस समय से यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। तो भारत में जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता मनाया जाता है। और वो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, पाकिस्तान में 14 अगस्त को, 14 जुलाई को कहाँ में, फ्रांस में मनाया जाता है। ठीक। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। तो नारा सब जानते हैं, फेमस नारा है समानता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी और ये फ्रीडम और बंधुत्व। तो नारा जो है क्या दिया था, लिबर्टी हो गया। तो इस सब का नारा जो है फ्रांस राज्य क्रांति की देन है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए लुई 14वां है। लुई 14वां जो है क्या कहा था, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। मतलब कि आई एम स्टेट एंड माई वर्ड्स इज द लॉ। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पालरमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशा कर्मानुगत होते थे। राजा जो था मतलब कुछ समय निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, जो मन में होता वो करता था। उस पर अंकुश लगाने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम था पालरमा। इसमें 17 को जो है मतलब कि जिसकी पालरमा की संख्या कितनी थी, 17 थी। और यही जो है मतलब जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया, यही बाद में जो है न्यायालय के रूप में गठित हुआ। और न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए होते थे और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे, मतलब वंशानुगत होते थे, ऐसे लिखना चाहिए दिमाग। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। लुई 14वां क्या कहता था, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। वर्साय के शीश महल, वर्साय में एक शीश महल का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण लुई 14वां कराया था। ठीक है, वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां के। वर्साय को फ्रांस की राजधानी भी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। ठीक है, लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतुआनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। देख लो, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी को थी मेरी एंतुआनेट, जो कि लुई 16वां की पत्नी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राजदरबार था। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। टैले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। ये क्वेश्चन बहुत बराबर पूछा जाता है कि टैले क्या था। तो टैले क्या था, जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, उस मतलब फ्रांस के राजतंत्र से, उसमें जो है टैले एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, रिलीजियस टैक्स। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। उसके बाद देखिए वॉल्टेयर कौन था। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो मतलब वॉल्टेयर का सोच ऐसा था कि वो चर्च का विरोधी था। चर्च भी उस समय का जो है ना मतलब कि बहुत अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता था। रूसो में देखिए फ्रांस की राजक्रांति बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा था।
कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ये सब जो है मतलब कि ज़रूरी चीज़ है और इसको ज़्यादा मतलब कि ध्यान से देखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। रूसो क्या था? रूसो फ्रांस में देखो वाल्टेयर चर्च का मतलब कि विरोधी था और रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। जैसा कि प्रजातंत्र शासन जो है अमेरिका में स्थापना हुआ सबसे पहले। अब देखिए ये कहा है वाल्टेयर कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि 100 दिन डर के जीने से अच्छा है कि एक दिन जियो शेर की तरह जियो। तो उसी के अर्थ में यह है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति वाल्टेयर का था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की वो लेटर्स ऑन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पर निबंध वाल्टेयर की रचना है। तो वाल्टेयर का रचना कौन सा है? लेटर्स ऑन इंग्लिश। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रूसो। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखी गई? तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पोषण किया। मतलब कि यही जो है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अलाउ किया गया था, उसमें मान्यता मिली गई थी। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत कौन का मतलब क्या था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग मतलब कि रखा जाए। और इसका वर्णन जो है वो अपना बुक में जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज मतलब कानून की आत्मा में मॉन्टेस्क्यू ने करी। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। और मिडिल क्लास के लोग तो हमेशा ही यही आवाज़ उठाएंगे कि हमको समानता मिले। अभी जिस तरह से मिडिल क्लास से भी बहुत सारा परेशानी हो रही है, उसको अभी भी समानता मतलब कि समझ लीजिए नहीं मिला है। सब जगह भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। आप हॉस्पिटल में जाइए तो जिसका पैरवी है उसका काम जल्दी होगा। बहुत जगह इस तरह का है। छोड़िए उस सब बात पर हम नहीं जाएंगे। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। मतलब 3 गो नारा था, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व फ्रांस की राजक्रांति का नारा था। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी, 3 स्टेट्स मतलब उस समय प्रांत होता था, राज्य होता था। स्टेट्स मतलब जागीर होता था। ठीक है। 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग के लोग आते थे। पादरी वर्ग, क्लर्जी, प्रथम स्टेट मतलब फर्स्ट। अब पादरी को पादरी मतलब जिस तरह से भगवान ब्राह्मण भारत में सर्वश्रेष्ठ आता था, उसको फर्स्ट में रखा गया है कि ब्राह्मण जो है सब चीज़ रचना किया है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। उसी तरह से प्रथम स्टेट में पादरी को रखा गया था, पादरी क्लर्जी। और द्वितीय स्टेट में अभिजात वर्ग मतलब नोबिलिटी। जबकि तृतीय स्टेट में देश की 90% जनता थी। इसमें सभी प्रकार के कर देने वाले पढ़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर शामिल थे। ठीक है। कहने का मतलब है कि फ्रांस की क्रांति 18वीं शताब्दी में हुआ। 18वीं शताब्दी 1789 में हुआ। उस समय पहले मतलब कि ये समाज जो फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, पादरी, अभिजात वर्ग एंड लास्ट था थर्ड, जिसमें कि 90% जनता थी। लोग सबसे लोअर क्लास में ढकेल ही देता है गरीब को। तो थर्ड स्टेट में था 90% जनता। इसमें सारे निम्न वर्ग के लोग थे, व्यापारी, डॉक्टर, वकील। तो ये क्वेश्चन आता है कि वकील जो है उस समय वकील, डॉक्टर ये सब किस वर्ग में आते थे? तो थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे थी।
ठीक है, फ्रांस की मुद्रा क्या थी, लिब्रे थी। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है, फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है, हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कहाँ हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। कोर्सिके द्वीप की राजधानी ओजासियो में हुआ था, ठीक है, मतलब कोर्सिका द्वीप पर हुआ था अजासियो में 1769 ईस्वी में 15 अगस्त को, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन 1769 ईस्वी को नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, इसका नाम हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक एकेडमी में शिक्षा प्राप्त की। नेपोलियन ने कहाँ पर आप शिक्षा करा, ब्रिटेन के सैनिक एकेडमी में। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख जो था उसको समाप्त कर दिया 1796 में। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत जो है 1799 में हुआ था। डायरेक्टरी मतलब तानाशाही शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ, 1800 ईस्वी से 1 साल पहले। नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। मतलब कि डायरेक्टरी शासन को अंत करके नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बन गया और 1802 में उम्र भर के लिए कौंसल बना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 4 में अब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। आधुनिक फ्रांस के निर्माता किसको माना जाता है, मतलब जो अभी मॉडर्न फ्रांस देख रहे हैं उसका निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश बोला था, ठीक है। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। नेपोलियन की पत्नी थी जोजेफाइन, इसको उसने तलाक दे दिया और मोरिया लुइसा से शादी की। देखो ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। तो 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच क्या हुआ था, ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था। नेपोलियन ने वर्क ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। नेपोलियन बैंक ऑफ फ्रांस, तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। मतलब नेपोलियन जो है हार गया, ठीक है। अंग्रेजी जहाज नील नदी के युद्ध में, मतलब नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिग नामक स्थान पर पुनः हरा दिया और उसे बंदी बनाकर, अरे नेपोलियन में दम था लेकिन उतना दम नहीं था, अकेला क्या करेगा, सब मिलकर इसको उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया। परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। देखिए, पहले तो इसको हरा दिया कौन, अंग्रेजी जहाज के बेड़े का नायक नेल्सन नील नदी के युद्ध में। फिर जो 1813 ईस्वी में यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में हरा दिया नेपोलियन को। किस स्थान पर, तो लिप्जिग नामक स्थान पर हरा दिया और बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया। एल्बा के टापू पर भेज दिया, वहाँ से भागकर फिर फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। फिर बंदी बनाया, यहाँ पर भी देखिए उसको बंदी बनाकर एल्बा टापू भेज दिया, भाग के फिर आया। फिर वाटरलू युद्ध में 1815 में हार गया, फिर सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज दिया और 1821 में वहीं पर उसको मृत्यु हो गई। नेपोलियन को लिटल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। लिटल कारपोरल किसे कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है। 1821 में इसको मृत्यु हो गई। जन्म कब लिया था,
69 ईस्वी में ना, 1769 में जन्म लिया था। नेपोलियन का पतन का कारण था रूस पर आक्रमण करना। रूस पर आक्रमण करना इसका, जैसे रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन के पतन का कारण था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। इंग्लैंड के वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल को बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में, मतलब यूरोप के राष्ट्रों, मतलब पूरा यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत, जिसमें वाटरलू का युद्ध में 1815 में नेपोलियन हार गया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए इटली के एकीकरण में आई है। इटली के एकीकरण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। ठीक है, इटली अभी तो एक पूरा देश थे, उस समय इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। जेनेवा अभी स्विट्जरलैंड में है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमेंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमेंट राज्य, देखिए नाम किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। नाम सार्डिनिया बहन जी सब कोई नाम है, सॉरी। सार्डिनिया पिडमेंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली के समस्या को काउंट काबर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया। ये क्वेश्चन बराबर आता है कि इटली के समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय बनाया था? तो काउंट काबूर ने किया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। गैरिबाल्डी के बारे में आप जानते होंगे। इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे किसे जाता है? जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी, सब के बारे में जान गए। जोसेफ मेजनी क्या करो, जोसेफ मेजनी जो है क्या कहते हैं, इटली के एकीकरण का जनक हो गया। गैरिबाल्डी क्या हो गया? तलवार हो गया। और काउंट काबूर अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने की। यंग इटली 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने स्थापना की। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिबर्टी था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गिबर्टी था। ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसको मतलब कि सीधी समझिए, इसको पढ़ जाइए, रट जाइए और कुछ नहीं कीजिए। इतना बहुत है, मतलब कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत। विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का शासक था। विक्टर एमेनुअल कहाँ का था? सार्डिनिया का शासक था। और सार्डिनिया के बारे में भी पढ़े थे क्या, कि सार्डिनिया जो है राज्य से इटली के एकीकरण की अगुवाई शुरू हुई थी। तो विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी एवं सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुआ। सार्डिनिया अगुवाई किया था, तो दोनों मिला तो एकीकरण की शुरुआत हो गई। टोटल कितना राज था? 13 राज था इटली उस समय, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। ठीक है, यंग इटली का स्थापना जो है 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी कर दिया। इटली राष्ट्र का जन्म जो अभी वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, उसका जन्म 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1860 ईस्वी में जो है अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। मतलब कि अभी जो इटली की राजधानी रोम है, तो मतलब जिस समय इटली राष्ट्र का जन्म हुआ 1860 ईस्वी में, उसके 11 साल बाद जो है मतलब कि 1871 में रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। अभी का नवयुवक क्रांति लेवे नहीं करता है, सब डर जाता है तनिए सा में। क्रांति अगर किसी चीज़ को लाना है, समाज में बदलाव करना है,
तो उसका नेतृत्व को किसके हाथ में देना है? नवयुवकों के हाथ में। ये कथन जोसेफ मेजनी का है। आपको भी क्रांति लाना है, सरकार बदलना है। जिस तरह से अभी महंगाई, चरम सीमा, बहुत सारा समस्या है। आंतरिक स्थिति भारत का ठीक नहीं है, ठीक है। विदेश नीति भारत का भी ठीक है एस जयशंकर के मामले में, बाकी अंदर का स्थिति कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर सारा लोग जो है करप्ट हो गया है। इसीलिए जो है गलती से मिस्टेक कभी कभी बोला जाता है, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों को। इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। जो इटली था उसका जन्मदाता, इटली के एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन था। अब देखिए नेपोलियन फ्रांस में था। आधुनिक फ्रांस का जनक कहा जाता है नेपोलियन को। तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन है? नेपोलियन है। तो इटली के ही एकता का जन्मदाता नेपोलियन कहा जाता है। वहाँ से एक झलक मतलब इधर आया। जब देखिए आइए जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी में पर्सा है, बिस्मार्क जो है पर्सा के शासक विलियम प्रथम, जो पर्सा का शासक उस समय था विलियम प्रथम, उसका प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर था। जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के समय देखो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पर्सा था, और उसका उस समय शासक विलियम प्रथम था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण मतलब जैसे कि पर्सा का ही प्रधानमंत्री था विलियम प्रथम, तो ये चाहता था कि हमारे नेतृत्व में हो जाए जर्मनी का एकीकरण। तो बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ का सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। कब पहनाया गया? तो विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 1871 ईस्वी में मतलब कि पहनाया गया। अब देखिए 1871 ईस्वी में रोम जो है 1860 में इटली बना था, राष्ट्र के रूप में उभरा था। 1871 में उसका राजधानी घोषित किया गया था। अभी तुरंत पढ़े थे, देखिए यहाँ पढ़े थे 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया था। तो 1871 में जबकि सम्राट का ताज किसको? विलियम प्रथम को पहनाया गया था। अभी देखिए इसका एकीकरण शुरू अब पहले इटली हुआ, इसके बाद अब जर्मनी के होना शुरू हुआ। तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक तरह से मतलब कि क्रांति लाए कि इस तरह का जो है परिस्थितियां आ सकती है, इसलिए मतलब तक राष्ट्रीयता का संदेश दिया। तो देखिए राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी में देखिए जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। अब उसी प्रकार देखो इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। नेपोलियन बहुत जगह है, जर्मनी में भी है, इटली में भी है, फ्रांस में तो है ये है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता है, मतलब था यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट है। जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता है, यह फ्रैंकफर्ट में होती है। मतलब जर्मनी में जो राष्ट्रीय सभा होता था उसको डाइट कहते थे, और यह सभा जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया। 1815 से 1850 ईस्वी तक जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय मेटरनिक था। मतलब 1815 से 1850 ईस्वी के बीच के बात कह रहा है। तो उस समय जो है मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सब फिलोसफर थे, ये सब जो है एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में बहुत भूमिका निभाया। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में पर्सा का रक्षा मंत्री
वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। अब प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क फरसा का चांसलर बना। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क फरसा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म जो है ना 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ। 1815 ईस्वी को, जिस समय एक तरह के नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था। इसमें सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था वाटरलू के युद्ध में। अब देखिए उस समय बिस्मार्क का जन्म ही हो रहा है ब्रेडनबर्ग में। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बाजीगर कहा था, इसका प्रधानमंत्री था तो कहबे करेगा बाजीगर। सेरोजेवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने परसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया ऑस्ट्रिया। 1866 में ऑस्ट्रिया ने परसा के आगे सेरोजेवा के युद्ध में, मतलब सेरोजेवा के युद्ध आता है क्वेश्चन, सेरोजेवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। ऑस्ट्रिया ने परसा के आगे सरेंडर कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के पराग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में शामिल हुआ। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के पराग संधि में, सेरोजेवा का युद्ध भी 1866 में हुआ। उस समय पराग संधि हुआ था, जिसके तहत जो है ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। मतलब कि जर्मनी एकीकरण में एक तरह का ये पार्ट हो गया जर्मनी का, ऑस्ट्रिया। इसके बाद देखिए आइए, चलिए वो हो गया। अब जो है रूसी क्रांति, मतलब कि सबसे बड़ा बाधा एक तरह से समझ लीजिए जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया था। ये मतलब इसमें शामिल हो गया, बाकी सब ऑटोमेटिक शामिल हो गया। फ्रांस एवं परसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। सेडान का युद्ध कब हुआ? तो 1870 में फ्रांस एवं, देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन दरोगा में आया था कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच और कब हुआ? तो फ्रांस एवं परसा के बीच हुआ था सेडान का युद्ध। परसा मतलब जर्मनी, 1870 ईस्वी में। नेपोलियन तृतीय ने परसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट एगो अलग था, वो तो 1815-1821 में मर गया, वाटरलू के युद्ध में गया, और 1821 में भूख तड़प के वहीं पर उधर उसका ख़त्म हो गया, ख़त्म। तो नेपोलियन अब तृतीय देखिए, अब वहाँ से चल रहा है नेपोलियन 2, 1, 2 ऐसे करके। तो तृतीय उस समय 1870 ईस्वी में जो है परसा के आगे समर्पण किया, नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस परसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को फ्रांस एवं परसा के बीच हुई। फ्रांस एवं परसा के बीच 1870 में सेडान का युद्ध हुआ। इसके बाद सेडान का युद्ध में फ्रांस और फ्रांसा के बीच 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सूडान का युद्ध हो गया, इसका एकीकरण भी संभव हो सका, मतलब पॉसिबल हो गया। समाजवाद, अब देखो रूसी क्रांति में आ जाइए। 6 समाजवाद, देखिए समाजवाद मतलब सोशलिज्म वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया। वह वेल्स का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था रॉबर्ट ओवेन? वेल्स का। वेल्स समाजवाद का जनक, मतलब समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता किसे माना जाता है? समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ठीक है।
आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी का निवासी था। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक सोशलिज्म का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल 1867 में इसको लिखा था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। ये दोनों पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई, ये 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हो गई। तो व्हाट इज द कोल्ड, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा था। जार का अर्थ एक तरह से सम्राट होता था, ठीक है। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय था। रूस का लास्ट शासक कौन था? मतलब रूस का अंतिम जार करने वाला अंतिम सम्राट कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। अब जो जार मुक्तिदाता का नाम कहा जाता है अलेक्जेंडर द्वितीय, दोनों में द्वितीय है। 1970 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय मतलब हार। 1914 से 18 तक चला था युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध। तो 1970 ईस्वी से रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण एक तरह का प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया, इसलिए क्रांति हुआ। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। देखो बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ। इसका क्रांति नेता कौन था? इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है, 7 नवंबर 1917। नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई। अलेक्जेंडर द्वितीय, जिसको जार से मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, रूस के जार शासक, अभी लिखे ना, जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। इसको जो है मार दिया गया बम विस्फोट में। रूस के जार शासक को एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने किया था। यह नारा काफ़ी फेमस है, एक जार, एक चर्च, एक रूस। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। स्लेव लोगों मतलब एक तरह स्लेवरी मतलब एक तरह गुलाम होता है। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लेव लोगों की थी। अन्ना कैरोनीना लियो टॉल्स्टॉय के लेखक, मतलब अन्ना कैरोनीना जो है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद के जनक प्लेखानोव को माना जाता है। तो रूसी साम्यवाद, रूस में जो भी समाजवाद चल रहा है, साम्यवाद, उसका जनक प्लेखानोव को जाना जाता है। शून्यवाद को तुर्गनेव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल, यह दल 2 गुटों में विभाजित थी, बोल्शेविक और मेंशेविक। कहने का मतलब है कि सोशल डेमोक्रेटिक दल के 2 पार्ट था, जिसका स्थापना 1903 में हुआ। एक था बोल्शेविक और एक था मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ हो गया बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ हो गया अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। 16 अप्रैल 1917 में जो लेनिन था, रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। यह अप्रैल में हुआ, इसीलिए जिसको है अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस ये जो है ना नारा दिया था प्रथम विश्व युद्ध में कि युद्ध का अंत करो।
अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? अच्छा ठीक है, 1921 में लेनिन ने रूस की नई आर्थिक नीति लागू की। लेनिन ने आधुनिक रूस का निर्माता क्या कौन है? स्टालिन। हाँ, ये जो अभी देख रहे हैं रूस, तो रूस के अमेरिका उस समय जो है जब युद्ध हुआ था तो बैठक हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति स्टालिन के बीच में और इंग्लैंड के जो उस समय था शासक, उसके बीच में हुआ था बैठक। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को नाम माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक हो गया। मदर की रचना मैक्सिमम गोर्की ने की है। थॉमस पेन जो है राइट्स ऑफ मैन लिखा था, और एक और मतलब कि थॉमस पेन लिखा था बुक कॉमन सेंस था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में देखे थे, उसमें था कॉमन सेंस। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने किया। अस्थायी क्रांति का सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन सा रहा था? कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा था फ्रेडरिक एंजल्स। आजीवन साथी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत देखिए कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। अब आगे औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड की शुरुआत इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। कारण क्या था कि ये सब जो है सभी जगह उपनिवेश अपना फैलाए हुए था और वहाँ से अपना कच्चा माल अपना देश में मंगाता था, जिससे कि इसको औद्योगिकरण में इसको बढ़ावा मिला। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई, जबकि भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा उद्योग था। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। मैकेडम नाम का व्यक्ति था जो कि पक्की सड़क बनाने की खोज की थी। 1761 ईस्वी में ब्रिडले नामक इंजीनियर मैनचेस्टर से बरसाले तक नहर बनाया। देखिए, सड़क बनाया, नहर बनाया, तो उद्योग काहे नहीं फैलेगा। तो 1761 ईस्वी में मैनचेस्टर से कहाँ तक? बरसाले तक नहर बनाया ब्रिडले। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने, देखिए अभी भाप से चलने वाला इंजन वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया 1864 में, जॉर्ज स्टीफेंसन। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था, मतलब कि साथ साथ जो है कंपटीशन में जर्मनी था इसके। औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कार, अब देखिए क्या है ये? म्यूल, फ्यूल, लैंप। इसमें देखिए, इसमें एक सेफ्टी लैंप का जो है 1815 में हम्फ्री डेवी बनाया था। बाकी सब कुछ ज़रूरी नहीं है उतना। इंग्लैंड में गृह युद्ध, अब देखिए इंग्लैंड में क्रांति हुआ। रुक जाइए, इसमें पहले इधर आइए। हाँ, तो अब चलते हैं इधर इंग्लैंड की क्रांति में। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। अब देखिए इंग्लैंड में भी गृह युद्ध हो रहा है। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था। ठीक। 7 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था 1756 से 63 ईस्वी तक। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। तो गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद
उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली जो है ना राजा थे, उसके काल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड में गृह युद्ध, ये तो सब जान रहा है, 100 वर्षीय युद्ध भी हुआ। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध कहाँ से था? ट्यूडर वंश था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, अब देखो इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसका प्रभाव इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को पड़ा कि फांसी की सज़ा दी गया। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक को, जो राजा का समर्थक था चार्ल्स प्रथम का, उसके कैवलियर कहा गया, और जो संसद के समर्थक था उसको राउंड हेड्स कहा गया। अब के प्रथम विश्व युद्ध में आ जाए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1934 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हो गई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या हो गया? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करना। जैसे अभी का जो स्थिति है, जैसे कि यूक्रेन पर रूस जो है इतना दिन से लगातार आक्रमण कर रहा है, वो अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाए तो इसका तत्कालिक कारण क्या बनेगा? यही बनेगा कि यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों भाग लिया। प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण देखिए, ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, तो मतलब कि ऑस्ट्रिया ने पहले आक्रमण किया। तो बात वही हुआ, ऑस्ट्रिया प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 1914 ईस्वी को हत्या कर देना था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो है 2 भाग में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जो है कौन कौन शामिल था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी किया था। इसमें देखिए कौन कौन था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली था। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस था। पांचों जो है देखिए, पांचों जो है रूस, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब पांचों मित्र राष्ट्र था। अभी ये सब के बीच में जो है न अथी कूटनीतिक स्थिति बना हुआ है। ये सब उस समय देखिए साथ है मित्र राष्ट्रों में, जबकि सब पूरा पावरफुल सब देश है। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर, यूरोप में सीधा जानोगे गुप्त संधियों की प्रणाली, और यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। कभी कभी मिस्टेक से हो जाता है, फ्लाइट मोड नहीं था तो डिस्टर्बिंग सॉरी। आगे देखिए क्या है, आगे है ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः यह 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। अब बाद में जो है इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। काला हाथ थी। रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मध्यस्थता से हुआ। रूस और जापान के बीच युद्ध 1904 से 5 ईस्वी में हुआ था। उसका अंत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। मोरक्को संकट कब हुआ? 1906 ईस्वी में हुआ। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में हुआ, 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी को एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी को किया।
मतलब कि जर्मनी जो है दो देश रूस और फ्रांस पर आक्रमण 1914 ईस्वी में 1 अगस्त और 3 अगस्त को किया। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। पहले ये धुरी राष्ट्र में था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। लास्ट में ये शामिल हुआ 1917 ईस्वी में। जर्मनी को यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज डुबा दिया गया। उसमें जो है जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्ति में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। इसी कारण जो है अमेरिका शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोग देशियों की हार होने लगी। लोग कि 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया एक साथ, जिससे जर्मनी और उनके सहयोग देशियों की हार होने लगी। 1918 में बुल्गारिया, 1900 ये क्वेश्चन आया था कि बुल्गारिया जो है दरोगा में कि किस मतलब कि प्रथम विश्व में किसके साथ थे? धुरी राष्ट्र में थे कि मित्र राष्ट्र में थे? ऐसे आया था कि धुरी राष्ट्र का सदस्य कौन थी, मित्र राष्ट्र का सदस्य कौन नहीं था? तो ये बुल्गारिया इसका आंसर होना चाहिए था। में तक हो गया इसका क्वेश्चन। उनके सहयोगों दोस्त के हार होने लगी। 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर में तुर्की और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने नवंबर 10 1918 को अपने पद से इस्तीफा दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 ईस्वी को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब देखिए 1919 ईस्वी में 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे। ऐसे तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिया लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में 27 देश भाग लिए थे। मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश के बीच हुई। वो था कि 3 देश किया ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही तय किया था। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। देखिए मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में कब कौन किसके तरफ हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। पहले देखिए ब्रिटेन और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध होता था। कुछ समय पहले ब्रिटेन वाला अमेरिका पर राज कर रहे थे, लेकिन यही सब अभी एक हो गए प्रथम विश्व युद्ध में और इसके धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया प्रथम विश्व युद्ध में। तो यहाँ पर केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहा था शांति संधियों को। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साय की संधि, पेरिस की शांति सम्मेलन संधि हो गया। अब वर्साय की संधि आया। बरसात की संधि हो गया 28 जून, मतलब 18 जून को हुआ, ये 28 जून को हुआ, 10 दिन बाद। ये वर्साय की संधि जर्मनी के साथ हुआ। संधि के तहत जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दी गई, मतलब कि आप कम सेना रखेंगे, 1 लाख तक कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के साथ प्रथम जो विश्व युद्ध के बाद उसके साथ वर्साय संधि किया गया, तो इस समय इसी समय एक तरफ तय हो गया था, इसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया कि दूसरा विश्व युद्ध होगा। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने जो विजयी राष्ट्र हुआ था उसने आपस में बांट लिए। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांगी गई।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना था। राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था यूनाइटेड नेशन, अभी तो यूएनओ चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध की बीजारोपण हुई। ठीक, अब देखिए मंचू राजवंश का पतन 1900, चीनी क्रांति आ गया। चीनी क्रांति, मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। चीनी क्रांति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक ये वो है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो सन यात सेन, ये प्रथम अतिथि था यहाँ के राष्ट्रपति। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। मंचू वंश के शासन को क्या करना था? समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपना सरकार का अध्यक्ष चुना। 29 दिसंबर, देखिए 1905 में सन यात सेन तुंग मेंग दल की स्थापना किया। उसका उद्देश्य था कि मंचू वंश के शासन को समाप्त करना है। तो मंचू वंश का पतन हो गया था 1911 में। तो यहाँ पर क्या कहता है, जब पतन हो गया तो क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष बनाया। ठीक, अब कोबीनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक सन यात सेन था। तुंग मेंग दल के भी संस्थापक हो गया। कोबीनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक सन यात सेन हो गया। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई, लेकिन अभी नहीं है। वहाँ पर गणतंत्र शासन पद्धति नहीं है। गणतंत्र में होता है कि वंशानुगत जो है एक तरह का राजा वंशानुगत शासक नहीं होता है, और एक शासन भी लगातार नहीं होता है बहुत दिन तक। लेकिन वहाँ पर देख रहे हैं कैसे हो रहा है कि वो जो है शी जिनपिंग अपने आप को घोष लिया आजीवन हम राष्ट्रपति रहेंगे। तो छोड़िए सब बातों को। 1911 में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1900 मतलब युआन काई जो है मतलब कि सपोर्ट कर दिया, समर्थन किया, तब सन यात सेन अपना नेतृत्व वापस लिया। 1912 में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। खाली पार्टी की स्थापना किया बहुत सारा। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित। इस पार्टी को पुनर्गठन के लिए सेन मतलब सन यात सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन यात सेन अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलन को चुना। सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। जबकि ये सब कोई काम नहीं करता है चीन में, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। जो मन होता है चीन का वही करता है। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीन में तांग राजवंश चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक मतलब 7 से 9 7 से 8 8 से 9 300 वर्ष हुआ छोड़ो सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया का सबसे बड़ा नगरों में से एक था। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता है। प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत जो है चीन से हुआ था। तांग साम्राज्य के परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। सोचिए कि तांग साम्राज्य में परीक्षा लिया जाता था, उसके माध्यम से नियुक्ति होता था, और नौकर मतलब जिस तरह का अभी गवर्नमेंट नौकर चुनता है प्रशासन के लिए, वो काम होता था उस समय तांग साम्राज्य में। और तांग साम्राज्य के चीन में तांग साम्राज्य 7वीं से 9वीं सदी 300 साल लगभग रहा था। इसलिए जो है कहता है कि चीन में प्रतियोगिता परीक्षा की सबसे पहले शुरुआत हुआ। डॉक्टर सन यात मर गया 1925 में। सन यात सेन की मृत्यु जो है काइसेक ने कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। जब ये मर गया तो इसका देखिए चांग शेक काइसेक, यहाँ पर था अभी क्या
युआन काई सन यात सेन के समर्थन में था तो नेतृत्व वापस लिया था। अब जो ये मर गया तो यहाँ काई शेक है, सबको चुआंग यांग क्या क्या नाम रहता है। तो चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला, क्योंकि कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व मतलब कि स्थापना किया था सन यात सेन। फिर जो है चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हो गया। सब जगह गृह युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, सब में देखिएगा आप गृह युद्ध शुरू हो रहा है। 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ से तुंग ने किया। आप देखिए, हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ से तुंग ने किया। माओ से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी को हुआ हुनान में। हुनान प्रांत है वहाँ का। चियांग काई शेक जो कि कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नॉनकिंग में संभाली। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये सब कहियो पूछबो नहीं करे चीन के बारे में, इससे भी आदमी जानना पसंद उतना नहीं करता है। क्वेश्चन में क्या देगा, चीन इसलिए हमेशा गलत काम करते। साम्यवादियों को दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया, साम्यवादियों को दमन करने के लिए। माओ से तुंग के नेतृत्व अभी साम्यवादी माओत्सुक तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। कुछ नहीं हुआ है, उसका कोई असर नहीं हुआ चीन क्रांति का। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग था। चीनी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाए गए थे। ये क्वेश्चन आता है, वो खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है, ब्रिटेन को दिया जाता है। यही सब मतलब कि क्वेश्चन आता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था, तो ये भी आता है खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था, तो जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछता है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई, यही अभी चल रहा है वहाँ पे चीन में कम्युनिस्ट। चीन की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के बदौलत ही चलती है। अब आ जाइए तुर्की को देखो, जिस तरह एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया। ये सब चीन हो गया, तुर्की हो गया, ये सब को पढ़ते ही मतलब कि दूसरा टाइप का लगने लगेगा। जिस तरह का नाम रहेगा हामिद, टुआंग, छोड़िए, जो है सो पढ़ना तो पड़ेगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। पैन इस्लामिज्म का नारा, मतलब पैन मतलब क्या होता है, पैन इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया में जो है एक चीज़ का मतलब इस कह रहा है कि पान इस्लामिज्म, मतलब कि पूरा वर्ल्ड में जो है इस्लाम को फैलाना है, एक तरह यही हुआ। तो पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेवर की संधि हुई थी। ये संधि याद रखना चाहिए, तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेवर की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क मतलब तुर्की का पिता, अतातुर्क तुर्की के पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि क्या है? जन्म उन्म से कोई मतलब नहीं है। इसे जन्म हुआ 1881 में सेलनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली राजा था, ठीक है। इसके पिता क्या नाम था? अली राजा। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ।
प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया था। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। एक सेनापति जब था तो गल्लीपोती युद्ध लड़ा, उसमें शानदार सफलता हासिल किया था। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच ये भी आता है लोजान की संधि। लोजान की संधि तुर्की एवं यूनान के बीच हुई थी 1923 ईस्वी में। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई थी। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हो गई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। लोग खिलाफत को 3 मार्च 1924 ईस्वी में कमाल पाशा ने तुर्की में समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। ठीक है, पहला एक तरह का तुर्की का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हो गया। 1924 में तुर्की में नया संविधान बन गया। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक तुर्की मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी। ऐसे वहाँ का ये कहता है तुर्की के मतलब कि संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली नाम है शायद। हाँ, ग्रैंड नेशनल असेंबली ही नाम है। वहाँ पर के पार्टी इस तरह हो गया रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या है। 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना हुई। 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। हम लोग से सब जो है न पहले ही आज़ाद हुए। हम लोग भारत के लोग ही बहुत सबसे ज़्यादा बुड़बक थे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हमेशा से होता आया है, जिससे भारत को विकास करने में बहुत देर लग रहा है। आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, कभी नहीं रहती है। सब सरकार जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़वाते रहती है, जिससे इसको आज़ाद होने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। अब सोचिए कोई देश 200-250 वर्ष गुलाम रहेगा तो उसका असर तो पड़ेगा। सब देखिए ये सब 1924 में आज़ाद हो गया, अपना सरकार बना लिया। उस फ्रांस 1789 में हो गया, अमेरिका 1776 में हो गया, रूस ने 17 में हो। तो इसका कहीं न कहीं असर पड़े कि हमारी सोच में गलती है। हम लोग जो है सरकार गलत करता है, गलत काम करता है। सरकार देश का विकास में कम ध्यान देकर अपना पर्सनालिटी विकास में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो सरकार को हमेशा जो है आलोचना करते रहना चाहिए युवा को, और युवा को वोट सोच समझ कर करना चाहिए, शिक्षित होकर करना चाहिए, ताकि सरकार जो है काम करे। अब चीन देखिए हम लोग से ज़्यादा आबादी है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा उसका अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी में आगे है। भारत का एक फ़ोन है, हम जिस फ़ोन में रिकॉर्ड करते हैं वो भी चाइनीज़ का है। यहाँ पर माइक्रोमैक्स है, वो भी ख़राब, कोई यहाँ का फ़ोन काम नहीं करता है। इसलिए हम भारत के नीतियों पर हमको बहुत अच्छा ख़राब लगता है। भारत में कोई नेता आज तक राष्ट्रवादी नेता नहीं है, राष्ट्रवाद भावना से कोई नहीं जो है काम करता है। छोड़िए, वैसे वोट सोच समझ के दीजिए। हमको तो पर्सनली सरकार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वर्तमान सरकार में। इस्तांबुल में इसका विदेश नीति ठीक है, लेकिन विदेश नीति ठीक है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी तो चीन जो है बहुत सारा गांव जो है अपना भारत के नज़दीक बना लिया है। इसका असर कहीं न कहीं तो पड़ रहा है। भारत सरकार उतना एक्टिव नहीं है जितना चीन एक्टिव रहता है हर मामले में। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1924 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई। देखिए 1924 में तुर्की को भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कर दिया गया। हम लोग जो है 1976 में जब संविधान संशोधन 42वां हुआ तब जाके धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए। अब 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग संशोधन किए
जैसे ही आज़ाद हुआ तैसे ही देखिए 1924 में आज़ाद हुआ, उसी समय तुर्की के धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई। और अमेरिका भी जैसे ही आज़ाद हुआ तैसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो हम लोग में कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी है, या फिर ज़्यादा एडवांस बनने के सोचते हैं, जेल की कमी है। हम लोग के नेता जो है ना, सिर्फ गद्दी के लिए, सीट के लिए, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। राष्ट्रवादी भावना से कोई नहीं लड़ते हैं कि हम देश का आगे ले जाएंगे, विकास करेंगे। कोई नहीं वैसा नेता आज तक है। एक कन्हैया कुमार है, थोड़ा सा बोलता है वो बढ़िया, पता नहीं अब क्या करेगा नहीं करेगा। इस्तांबुल में एक, अब देखिए केजरीवाल है, केजरीवाल का सोच फिर ठीक है। केजरीवाल थोड़ा सा, छोड़िए राजनीति में नहीं जाएंगे, केजरीवाल का काम थोड़ा ठीक लगता है, स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान देता है। 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा, भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है जिसलिए हम लोग को दिक्कत हो रहा है, और कोई बात नहीं है। एक धर्म एक जाति के लोग रहता है कहीं भी तो जल्दी विकास होता है। बाकी वो देश में जो विकसित देश है वहाँ पर एक ही कास्ट की बहुलता सबसे ज़्यादा है धर्म के। तो इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 4 नंबर में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन हो गया। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनुतुनिया था। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया 1925 में। अभी तक भारत में जो है बुर्का पहन रहा है, सब कुछ पहन रहा है, ये सब गलत चीज़ है। जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष राज है और स्टेट है और सभी लोकतंत्र है, तो यहाँ पर किसी को अपना मुंह ढक कर चलना नहीं चाहिए। ज़रूरी है कि धूल का नहीं तो ढक के चले, लेकिन एक सार्वजनिक संस्था में कहीं भी बुर्का पहन के जाना ठीक नहीं है, इसका मैं समर्थन नहीं करूँ। यूनिफॉर्म सबका एक होना चाहिए। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई। इटली में फासिस्टों का उदय है। अब देखिए, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना, मतलब फासिज्म के जनक हो गया, फासीवाद के जनक हो गया मुसोलिनी। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता है। फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन, और ड्यूस जो है बराबर पूछा जाता है कि ड्यूस किसे कहा जाता था, मुसोलिनी को। फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। फासीवाद दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे, जो ब्लैक शर्ट होता है वही फासीवादी दल के वॉलंटियर सब जो पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था। जो राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष था मुसोलिनी था, जिसकी सदस्य की संख्या कितनी थी? 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबसिनिया पर आक्रमण किया। सब पता नहीं फासीवाद हो, नाजीवाद हो, मतलब जो भी है सब एक दूसरे पर आक्रमण करने में ही मतलब कि काम किया गया। जमीन उसका भूमि की लड़ाई एक तरह का समझ लीजिए हो रहा है। भूमि के लिए इधर से उधर हो रहा है। तो मुसोलिनी जो है 1922 मतलब कि 1922 में रोम पर और 1935 में अबसिनिया पर आक्रमण किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी। अब देखिए यहाँ पर बन गया रोम, बर्लिन मतलब बर्लिन जर्मनी, रोम इटली और टोक्यो जापान में बन गया मतलब एक तरह धुरी। उस समय देखिए जापान इसके विरुद्ध था, इसमें मित्र राष्ट्र में था जापान, अब बर्लिन के साथ आ गया। चलिए, तो मुसोलिनी हो गया। उसके बाद मुसोलिनी ने
10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषणा की। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध घोषणा की। तो मुसोलिनी जो है कहाँ, फांसीवाद कहाँ था? फांसीवाद इटली में था। पहले ही जो है गुट में था, त्रिगुट में, अभी मित्र राष्ट्र के विरुद्ध हो गया। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। जर्मनी जो है उसमें नाजी दल का उत्थान हुआ था। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में। तो इसका श्रेय किसे जाता है? हिटलर को जाता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। देखिए, चित्रकार बनना चाहता था, अब बन गया हिटलर, तानाशाह। प्रथम विश्व युद्ध में मतलब 1914 से 18 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। देखिए, प्रथम युद्ध में भी लड़ा था जर्मनी की तरफ से, और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। ठीक है। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। देखिए, युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदल गया। जर्मन वर्क्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रखा गया। मतलब नेशनल और सोशलिस्ट इसमें जोड़ दिया गया आगे। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर बन गया, नेता बन गया। मतलब इसको चलाने वाला एक मुख्य संचालक, मुख्य नेता बन गया। 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वीमर संविधान पढ़ता है, इनका आपातकाल की व्यवस्था भारत में की गई है। तो कहाँ से? तो वीमर संविधान से। तो यहीं पर इसी जर्मनी के वीमर संविधान तो यही है। 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वीमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह सफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा, देखो 1923 में जब इसको बंदी बना के जेल में डाल दिया गया, तो उसने मीन कैंप की रचना, जो अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा है, इसको पूछता है बार बार, की रचना किया था। मेरा संघर्ष का अर्थ हुआ 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई। 1932 में चुनाव हुआ, हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। 200 सीट आया, फिर भी जो है नहीं बना। बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। हिंडनबर्ग जो है राष्ट्रपति था उस समय। 1933 ईस्वी में इसको जो है चांसलर बना दिया। अगस्त 1934 ईस्वी में हिंडनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया। देखिए, 1934 ईस्वी में हिंडनबर्ग मर गया। उसके मरने पर चांसलर और राष्ट्रपति पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। हिटलर जो था गुप्तचर पुलिस था, मतलब गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। वन नेशन वन लीडर। नाजी दल का प्रचार कार्य कौन करता था? गोएबल्स। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद का स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की। सशस्त्रीकरण मतलब कि शस्त्र जो है, हथियार सबके हाथ में जाएगा, जो लड़ेगा। उसने वर्साई की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ दिया।
मतलब कोई हथियार नहीं रखेगा, उसका वर्साई संधि में हुआ था। अब इस शुरू कर दिया पुनः संस्कृतिकरण, मतलब यही वर्साई के संधि का उल्लंघन कर दिया। निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया, मतलब कि हर एक जनता को जो है सैनिक सेवा करना ही होगा। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और देखिए धुरी राष्ट्र में ही आ गया जर्मनी, इटली और जापान। पहले सिर्फ जर्मनी था, इटली था त्रिगुट में, बाद निकल गया जापान, उस समय मित्र राष्ट्र में था। मित्र राष्ट्र में पांचों था मजबूत जापान, फ्रांस, यूके, यूएसए, रूस, सब उस मतलब इधर से उधर हो गया। तो धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये तीनों का गुट। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार जो है ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए साम विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। तो साम विरोधी नीति का अर्थ क्या है? यहूदी विरोधी नीति, साम्य विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की। जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहले शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वारा अमेरिकी व्यापार के लिए खोल दिया। 1863 जो समय था, अमेरिकी नाविक कोई था जिसका नाम पेरी था, उसने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। जापान का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा भी अनिवार्य कर दी गई। तो जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। देखिए 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। सोचिए, जापान रूस की युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुआ। जापान और रूस की जो युद्ध की समाप्ति हुई वो पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा 5 सितंबर 1905 को हुई। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। ये भी पहले साम्राज्य विस्तारवादी आकांक्षा रखता था जापान। 1905 में देखिए रूस के हरा रहा है, तो ये रूस अब इसके अंदर में नहीं है। अब जापान में केकरो को कोई फायदा नहीं हुआ, सब जहाँ के तहाँ बना रहा, किसी को कुछ नहीं मिला। थोड़ा और बाकी टूट ही गया, जैसे रूस टूट गया। जापान को क्या मिला? कुछ मिला। जापान जैसे कि तैसे। जापान 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। जो यूएन का स्थापना हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। पीत आतंक किसे कहा जाता है? जापान को। जापान जो है राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। द्वितीय विश्व में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। देखिए यहाँ ना, जो द्वितीय विश्व में ये जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ, पहले ही मित्र राष्ट्र में था, इसीलिए इस पर गिरा था बम। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त अमेरिका ने जापान। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। तो पहला गिरा था 6 अगस्त 1945 कहाँ पर? हिरोशिमा पर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1940 ईस्वी को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुआ।
इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देश ने भाग लिया, उसमें 37 देश ने प्रथम विश्व में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया। देखो डेजर्ट फॉक्स किसे कहता है? जनरल रोमेल। तो म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में हुआ। म्यूनिक पैक्ट 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था, जो कि शस्त्रीकरण कर दिया था सबको। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार जो है स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। देखो जर्मनी द्वारा जो है रूस पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया? जर्मनी का सबसे बड़ा हाथ है रूस को तोड़ने में, जर्मनी और अमेरिका का। पहले जो सोवियत संघ हुआ करता, अब खाली रूस हो गया ना। ऑपरेशन आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। ठीक। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी और रूस आक्रमण समझौता हो। जर्मनी ने रूस पर जो है समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। देखिए अभी का कैसा स्वरूप बन गया है वर्तमान। अभी सब जो है अभी फिर अगर जर्मनी और रूस में जो है मतलब कि तानातानी हो रहा है। अभी सारा देश जो है रूसी पर लग गया है। फरवरी 1943 में रूसी सेना ने जर्मनी को हराने में सफल हुई। फरवरी 1943 में रूसी सेना ने जर्मनी को हराने में सफल हुआ। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। जर्मनी की ओर से देखो द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अब सोचिए इटली ने प्रवेश कर लिया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश, जबकि इटली जो शुरू में प्रथम धुरी राष्ट्र में था प्रथम विश्व युद्ध में, तो फिर जो है कुछ दिन के बाद मित्र राष्ट्र का साथ देने लगा इटली। इस बार फिर जो है धुरी राष्ट्र में है, द्वितीय विश्व में शामिल हो गया 10 जून 1940 ईस्वी को जर्मनी की ओर से। तो अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। इसका कारण था जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को पर ज़बरदस्त हमला था। हवाई द्वीप जो प्रशांत महासागर में है वहाँ पर ही पर्ल हार्बर है। उसके पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है वहाँ पे, तो उस पर हमला कर दिया जापान, जिससे प्रवेश कर गया अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है। द्वितीय विश्व के समय इंग्लैंड का प्रधान कौन था? विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन। द्वितीय विश्व युद्ध में हो गया प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में देखो कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति? प्रथम विश्व युद्ध में था कौन? रूजवेल्ट था ना। रूजवेल्ट में हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में तो वुडरो विल्सन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति थी। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए एवं 1933 से 45 ईस्वी तक इस पद पर रहे। मतलब लगातार जो है 2 बार से ज़्यादा इस पद पर रहा। 1933 से 43 इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सेवरी थी। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सेवरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है।
मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। जर्मनी सबसे ज़्यादा बुड़बक बना, हमेशा दोनों बार हारा। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मनी सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को सरेंडर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। देखिए 6 अगस्त 1945 को जापान ने अणु बम को 6 अगस्त को किया था हिरोशिमा पर। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश देखो कौन था? जापान। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन, मतलब कि प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। तो हिरोशिमा 6 अगस्त हो गया, 3 दिन बाद। तो हीरो कौन होता है? लड़का होता है लिटिल बॉय, यूरेनियम 235, और नागा 9 से 9 अगस्त, 9 से नागा, 9 से 9, तो मतलब नागासाकी पर 9 अगस्त को। फैटमैन कौन होता है? फैटमैन बड़ा आदमी, 9 6 से बड़ा है 9, तो फैट मोटा आदमी, बड़ा आदमी। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्पण। यूरोप में द्वितीय विश्व का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यदों की खाड़ी स्थित अमेरिका युद्धपोत मिसरों पर मित्र राष्ट्रों के सर्वसेनापति मैकआर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्याग पत्र दिया। तो देखिए दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 1945 को। हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तब युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। जापान जब सरेंडर कर दिया और घोषणा जो है किया गया कि 2 सितंबर 1945 को यदों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसरों पर मित्र राष्ट्रों के सर्वसेनापति मैकआर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी था उस समय। देखिए सुजुकी जो अभी देखते हैं बाइक जापानी है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। तो इस तरह जो है वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ख़त्म हुआ। इसका हम ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे और अन्य लुसेंट के चैप्टर्स भी आएंगे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है हमेशा से शेयर करते रहें, इस सेशन को लाइक करते रहें। थैंक यू टू लिसनिंग एंड वाचिंग एंड like, share and subscribe please my dear friends. Bye bye.